हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं जो इंटर रिलेटेड थे आपस में। सबसे पहले हमने बात की थी सेल के बारे में एंड आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ सेल के बारे में विच इज़ नोन एज टिश्यू। ऑफ कोर्स डेफिनेशन अब आज की डेट में आपके लिए चेंज हो गई होगी। नाउ टिश्यू इज़ जस्ट नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ सेल, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म एक पर्टिकुलर एक्टिविटी विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, बट ऑरिजिन में भी अलग अलग जगह से हो सकता है। सेल का शेप साइज अलग हो सकता है बट कॉमनली क्या करती है, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे जा रहे हैं विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा उसका कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, एक डिफरेंट टॉपिक है। और अगर एज अ चैप्टर के बारे में बात करें तो जो फूड रिसोर्सेज है ये आप क्लास 8th में पढ़ के आते हैं, है ना, कि हमको फूड कौन कौन से रिसोर्सेज से मिलता है। हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि फिशेस हो गई, है ना, रिमेंबर। तो ये फूड रिसोर्सेज आपने पढ़ा हुआ है। एंड अगर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सबको क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज फूड से ही क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और तभी हमारी बॉडी हेल्दी रिमेनिंग, इट शुड बी रिमेन हेल्दी ना। तो वी ऑल नीड फूड, ऑल नीड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब ये चीज़ वेरी हो सकती है कि हमको कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए लाइक टाइप्स ऑफ प्लांट भी वेरिएबल होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ से सिर्फ हमको प्रोटीन मिल रहा है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं। कुछ प्लांट्स जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज वाइटामिन्स मिलते हैं हमको वहाँ पे, ठीक है ना। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम अलग अलग फूड रिसोर्स पे लाइक अलग अलग प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एग्स के बारे में भी जो हमको एनिमल से मिलते हैं, तो वो क्या है, वो भी बेसिकली एक प्रोटीन का सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसीलिए उनको कंज्यूम किया जाता है। एंड प्रोटीन से क्या होता है, जो मसल बिल्डअप होता है, जो स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, उसमें मेनली जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं। फाइन। तो एकदम से चैप्टर पे जंप करने से पहले हम एक बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, एक रेलिवेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले बात करें अगर फूड रिसोर्सेज के बारे में, तो फूड रिसोर्सेज के बारे में आपको पता है कि हम फूड के लिए डिपेंडेंट है मेजरली 2 सोर्स पे। वन इज प्लांट, ठीक है जी, मेजरली जो हमको हमारा फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से। बट वी ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स पे हम लोग मीट के लिए ही डिपेंड करते हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको ही सिर्फ एनिमल पे डिपेंडेंसी होगी, ऐसा नहीं है। आप मिल्क जो कंज्यूम करते हो, बिकॉज मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। आप जो लोग कर्ड कंज्यूम करते हो तो ये भी मिल्क से ही बनेगा, मिल्क प्रोडक्ट है फाइनली, पनीर एंड एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं, बिकॉज ये भी क्या है, बहुत अच्छा रिसोर्स होता है प्रोटीन का। बहुत सारे लोग फिशेस को कंज्यूम करते हैं बिकॉज फिश ऑयल एंड फिशेस अच्छी होती हैं हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अलग फैक्टर्स हो गए। समटाइम्स तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं आपको कि यू शुड हैव एग्स इन योर डाइट या यू शुड हैव फिश इन योर डाइट। वेदर जब कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो किस पे, मेजरली जो इंडिया है वो डिपेंड करता है प्लांट रिसोर्सेज पे, ठीक है। और आप सबको पता ही है कि जब से लाइक अगर हम कंपेयर करें ग्राफ में, हिस्ट्री आप लोगों की ज़्यादा बेटर होगी मेरे से, तो जो लाइक सडन जब एक्सप्लोजन हुआ था पॉपुलेशन का, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन फूड रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, तो हर किसी को सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा। और जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी और वो सफिशिएंट काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। लाइक अगर एक कंपेयर करूँ तो 1960 से 1980s तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फूड रिसोर्सेज को, फूड
के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट किए, और उसके लिए उन्होंने बीच बीच में बहुत सारी रिवोल्यूशंस को भी फॉलो किया। जैसे आप सबको पता होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, टू एनहांस द कल्टीवेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए एक बहुत ही लार्ज स्केल पे जो रिवोल्यूशन था दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, टू एनहांस द एग्रीकल्चर। ओके अच्छा, उसके बाद ये तो हुआ एग्रीकल्चर को, मतलब प्लांट कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। आफ्टर दैट एक आया वाइट रिवोल्यूशन, एंड वाइट रिवोल्यूशन किस लिए था? किस लिए था? वाइट रिवोल्यूशन था टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरीके से सेम, बिकॉज मेजरली जो हमारी कंट्री है वो डिपेंड करती है अपने नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ऑन मिल्क। हर घर में ऑलमोस्ट कंज्यूम होता है। हम हर बच्चे को, हर मम्मी रोज रात को कोशिश करती है कि वो दूध पी के ही सोए। एंड आफ्टर दैट जो अपना मेन रिसोर्स है दैट इज जो फूड मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? बाय एग्रीकल्चर, फार्मर से, एक फार्म से। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए कुछ रिवोल्यूशन थी। इसके अलावा टाइम टू टाइम और बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए जिसमें लाइक पल्सेस को इंक्रीज करने के लिए, पल्स के अमाउंट को, पल्स प्लांट को इंक्रीज करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो रिवोल्यूशन चलाया उसको बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन फॉर पल्सेस, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ पल्सेस। इसी तरीके से ऑयल को इंक्रीज करने के लिए होता था येलो रिवोल्यूशन। येलो फॉर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, बिकॉज ये सब क्या है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और बॉडी क्या करती है, एक हेल्दी वे में काम कर पाती है। ओके, अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सम टाइम ये जो रिवोल्यूशंस हैं कि वाइट रिवोल्यूशन किस लिए है, गोल्डन रिवोल्यूशन किस लिए है, येलो रिवोल्यूशन किस लिए है, इन सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसमें एक और आप ऐड कर लो चाहो तो, ब्लू रिवोल्यूशन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस थे। ओके, अगर अब चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो थे फूड रिसोर्सेस। ठीक है, अब इसको इम्प्रूवमेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मतलब इन सब रिसोर्सेज को हमको एनहांस करने की, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज पॉपुलेशन कंपैरेटिव टू द फूड रिसोर्सेज ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रही है, और अगर ऐसा होगा तो बैलेंस खराब होगा, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम द 1960 कोशिश कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने ये जो फर्दर रिवोल्यूशंस हैं इनका स्टार्टअप किया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एक वर्ड आता है जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द सेम थिंग जहाँ पे हम लोग एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द फूड रिसोर्सेज, कुछ इस तरीके से ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो, ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस ख़राब ना हो, एनवायरमेंट पे कोई उसका फ़र्क ना पड़े, और एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर भी एनहांस हो सके ताकि ज़्यादा अमाउंट में फूड मिले और ज़्यादा लोग उस फूड को गेन कर सकें। इतनी सी बात समझ में आई आपको? तो अभी हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? टू मेंटेन अ बैलेंस, टू maintain a balance between changing human needs and the resources so that environment and natural resources needs and the resources so that environment and natural resources should remain conserved or protected. So it's just a practice, and actually I should say it's a successful practice which we use to maintain a balance between the changing human need. Because changing human need क्यों कह रहे हैं? Because population increase हो रही है, तो और increase population की demands for the food and for the nourishment and the nutrients भी change होगी, increase होगी. उसकी वजह से environment के exfoliation का, environment के ऊपर bad effects का obviously chances हैं कि एनवायरनमेंट पे भी ख़राब होगा. बिकॉज आप देख ही रहे हो कि जो इतने सारे व्हीकल्स हैं, इतने सारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, तो उन सबको रहने के लिए घर भी चाहिए, जगह चाहिए, लैंड एरिया चाहिए. तो फॉरेस्ट क्या होंगे? फॉरेस्ट कटिंग शुरू हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, और इन सब का बैड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ेगा. तो हमको एक इस तरीके का प्रैक्टिस मेंटेन करनी है सो दैट कि ये जो ह्यूमन नीड है, चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन पॉपुलेशन, जो चेंज इन ह्यूमन नीड हो रहा है, इन सब के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके. सिंपल. अब ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये दो तरीके से काम करता है. इट अफेक्ट पीपल इन टू वेज. वन क्या है? ये क्या करता है? टू मेक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट. टू मेक कंट्री सेल्फ sufficient, and secondly to earn money for the livelihood of the farmers, to earn money for the livelihood of the फार्मर्स. अब ये क्या चीज़ हुई? अब इसमें ये कहा कि भाई पहले तो बैलेंस बना के चलना है कि पॉपुलेशन का जो डिमांड है वो भी पूरी हो सके और एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी बैड इफेक्ट ना पड़े, उसका कोई उस पर बुरा असर ना दिखे, मतलब उनका जो एक्सपोलिएशन है वो एक्सपोलिएटेड ना हो. तो इसके लिए जो पीपल्स पे ये अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट्स पीपल इन टू वेज. मतलब अगर ये प्रैक्टिस सक्सेसफुल होती है, एंड एक्चुअली इट्स अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस, सक्सेसफुल ही हुई है, ऐसा किया गया है, और इसने जो कंट्री को सबसे पहले तो क्या बनाया है? सेल्फ सफिशिएंट बनाया है. कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगी तो मतलब सबको फूड मिलेगा, फूड की कमी, स्कार्सिटी नहीं होगी. एंड सेकेंडली जो फार्मर्स हैं उनको भी अपना जो जीवन चलाना है, जो भी उनके खर्चे हैं, उन सबको भी तो पूरा करना ही है ना. तो उसके लिए वो क्या कर पाते हैं? मनी अर्न कर पाते हैं. अब
यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ, जस्ट एक डेफिनेशन है। जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, द प्रोसेस इज़ नोन एज कल्टीवेशन। हम लोग अपने घरों में भी छोटे छोटे, बहुत सारे लोगों को शौक होता है गार्डनिंग का, तो वो भी वो कल्टीवेशन करते हैं। बट when we cultivated the plants in an organized way and in a large scale, then it is known as agriculture. The process of cultivation in an organized way and at a large scale, it is known as agriculture. The process of cultivation in an organized way is known as एग्रीकल्चर। और जो अपने फूड के लिए या जो फार्मर्स हैं जो सिर्फ क्या काम करते हैं, ये एग्रीकल्चर का ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका जो लाइवलीहुड होगा वो किस पे डिपेंड होगा, एग्रीकल्चर पे। उनको मनी कहाँ से अर्न करेंगे वो लोग, फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस। और सेम ये जो फार्मर्स है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कर रही है, हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हर किसी ह्यूमन बीइंग को सफिशिएंट अमाउंट में नरिशमेंट फूड रिक्वायर हो, ये चीज़ को ये एश्योर कर रहे हैं। इतनी सी सिंपल चीज़ है। कब कर पा रहे हैं, जब एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, मतलब अगर आप समझो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई कि जो लैंड एरिया है वो भी तो वहीं रहेंगे, अपने घर वहीं बनाएंगे, वहीं इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, और अगर एग्रीकल्चर भी उसी लैंड एरिया पे होना है तो देयर शुड बी क्रिएट अ बैलेंस ना, एक बैलेंस होना चाहिए, वरना तो या तो उस पर आप एग्रीकल्चर प्रोसेस कर लो या फिर उस पर आप घर बना लो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, ताकि, और इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करती है कुछ एरियाज़ को, एग्रीकल्चर एरियाज़ को स्पेशली, कि जो एरियाज़ में कल्टीवेशन किया जा सकता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट पॉसिबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, उनको वो एक्सपोलिएट नहीं होने देती है। फाइन, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, फूड रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, या आप कह लो कि फूड रिसोर्सेज को इंक्रीमेंट करने का, एनहांस करने का ये एक फर्स्ट स्टेप है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, या कह सकते हो आप नीड को, ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए जो हम एग्रीकल्चर को एनहांस करते हैं, उसके 3 मेथड्स हैं। 1, वी शुड इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, उसके लिए जो जो फैक्टर्स हैं उन सब का क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सेकेंडली, क्रॉप की जो वैरायटी है, ताकि हम छोटे एरिया पे ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकें, और वो जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, उनके वीडीसाइड्स उनको ख़राब ना करें, या इंसेक्ट्स उनको ख़राब ना करें। वीड समझते हैं ना आप, वीड्स आर द एक्स्ट्रा प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं उस सेम एरिया में, और प्लांट के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। उस सॉइल में जहाँ पे एक प्लांट ग्रो होना चाहिए था, उसके लिए प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट था, न्यूट्रिएंट्स थे, ताकि वो एक हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके। जब वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्लांट अननेसेसरी ग्रो हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक कंपटीशन क्रिएट करेगा, और दोनों का जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा हो सकता है, जो हमारी मेन क्रॉप है वो सफिशेंट अमाउंट में उसको नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स ना मिले, और उसके ऊपर इंसेक्ट्स भी आकर अटैक करेंगे, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, और हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो वी शुड प्रोटेक्ट आर जो प्लांट है उनको प्रोटेक्ट करना है, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, एंड ऑफ कोर्स जब ग्रो हो गई, सब हो गए, ग्रेन्स हमको मिल गए, उनको स्टोर भी प्रॉपरली करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में, अगर सिर्फ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है अब से, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली जो ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। इम्प्रूवमेंट हम 3 तरीके से करेंगे। इट्स ऑल अबाउट क्रॉप। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कितने टाइप्स की क्रॉप होती है, सीज़न के बेसिस पे क्रॉप्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है,
ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको कम अमाउंट में चाहिए, सो दैट कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसके लिए और कौन से फैक्टर, जैसे आपको सबको पता होगा इरिगेशन प्रॉपरली होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए भी वाटर चाहिए, और वाटर के लिए हम हमेशा रेन पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना, फार्मर्स ऑलवेज रेन पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको कुछ क्या करने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे डगवेल्स पे डिपेंड करते थे पुराने टाइम में, आजकल और भी इरिगेशन के मेथड्स इंक्रीज़ हो गए हैं। सेम विद द फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स। आप सबको पता है कि जो नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो सॉइल से मिलेंगे। अब सॉइल में क्या है, अगर रेगुलरली एक ही सॉइल पे बार बार क्रॉप प्रोडक्शन होता जा रहा है तो वो सॉइल का भी तो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे ना सेम जगह पे। तो या तो हमको उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना है, आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने का, आर्टिफिशियली सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, वन इज़ मैन्योर एंड सेकेंड इज़ फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स इज़ द ऑर्गेनिक वे एंड द फर्टिलाइजर्स केमिकल वे है, जो केमिकल्स फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, उनमें हो सकता है बहुत सारे हार्मफुल कंटेंट भी हो, और इसीलिए आजकल प्रमोट किया जाता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वी शुड अवॉइड फर्टिलाइजर्स, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर ऑल्सो। मैन्योर कौन कौन से टाइप की होती है, फर्टिलाइजर्स कितने तरीके के होते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के फैक्टर्स, कि वी शुड यूज़ लाइक अच्छी क्वालिटी के आप सीड जो यूज़ करोगे उतना ही बेटर आपका जो क्रॉप है वो ग्रो हो पाएगा। जितना अच्छी क्वालिटी का सीड होगा उसके ऊपर इंसेक्ट्स के ग्रो करने के चांसेस, इंसेक्ट उसको ख़राब ना कर पाए, ये चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेकेंडली वीड्स, जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो उस कम अमाउंट में कम रिसोर्सेज के साथ भी वो सीड क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, बिकॉज वी शुड अप्लाई सम टेक्निक्स। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है सीड में अपने घर पे बैठ के बना रही हो या फार्मर्स अपने घर पे बैठ के बना रहे हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये साइंटिस्ट तैयार करते हैं ताकि जो सीड है वो कुछ इस तरीके का हो कि कम मेहनत में ज़्यादा अमाउंट, लाइक कम एरिया आप ग्रो करो भले, लेकिन वो कम एरिया का जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन है वो ख़राब ना हो। और वो ख़राब होने के लिए उनके कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से हमको उन फैक्टर्स को रिजॉल्व करना है, ये सब हम बात करेंगे इन क्रॉप वैरायटी। एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द स्टोरेज मेथड एंड प्रोसीजर्स इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट का जो फैक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट, ये 3 तरीके से हम इस चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं। टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन मेथड, आफ्टर दैट वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करने के कौन कौन से मेथड हैं, एंड स्टोरेज के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है जी। और यहाँ तक पहुँचने से पहले, इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, लेट्स डिस्कस अबाउट क्रॉप, कि क्रॉप कितने टाइप्स का होता है, सीजन के बेसिस पे कैसा होता है, और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं। फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप की क्रॉप पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यू ऑल नो अबाउट द सीरियल्स, है ना, सीरियल क्रॉप। ऐसा टीवी वाले सीरियल के बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियल्स जहाँ से मेजरली हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब आप पूछोगे कि भाई कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। जैसे आप जो लोग डेली और ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो, वीट, राइस, ठीक है ना, ओट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप है। आफ्टर दैट बात करते हैं पल्सेस के बारे में। यहाँ से क्या मिलते हैं, क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, सबको पता है। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप आती है पल्सेस के अंदर, बताओ कौन कौन सी क्रॉप है जो पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन पीस हो गई,
ग्रीन पीस है ना, रिमेंबर, चना एंड ऑल। ओके, इसके अलावा चिक पीस, ठीक है जी। तो ये सब किससे हमको क्या मिलते हैं, प्रोटीन रिसोर्सेज मिलते हैं। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन मतलब कुछ क्रॉप्स हैं जो हमारी ऑयल की जो नीड है, जहाँ से हमको फैट्स मिलते हैं, उन नीड को सेटिस्फाइड करती है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा हम ऑयल वाले प्लांट को ही ग्रो कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर्स या फर्दर क्या हो तो सीड्स के थ्रू हमको ऑयल मिलता है। जैसे हम सिंपली बात करें, कॉमनली जो घरों में यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, है ना। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है एक्चुअली ये मस्टर्ड सीड से बनता है, ठीक है। ओके, तो इनसे मिलता क्या है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स, ऑयल, फैट्स, फाइन। तो ये तो हो गए असेंशियल कंपोनेंट जो हमारी डाइट के हैं। वी ऑल रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर आवर डाइट, वी ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन, वी ऑल रिक्वायर्ड फैट, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारी जो डाइट का, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उसका मेजर पार्ट है। अब इसके अलावा अदर पार्ट के बारे में अगर बात करें तो फॉर एन एग्जांपल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनसे क्या मिलता है, ये हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज को पूरी करते हैं। कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमको बाहर से मिलते हैं और हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वाइटामिन्स यहाँ से मिलता है, मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में, फॉर एन एग्जांपल आप वाटरमेलन के बारे में बात करो, सीजनल है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ से उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि वो वहाँ से हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, असेंशियल मिनरल्स मिलते हैं। आफ्टर दैट अब ऐसा भी नहीं है कि जो सारी जितनी भी टाइप की क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं वो सब हम हमारे ही बेनिफिट के लिए ग्रो कर रहे हैं। रिमेंबर, फूड रिसोर्सेज पे हम दो तरीके के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे। वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड इज़ एनिमल्स। अब एनिमल्स से सपोज डेयरी एनिमल्स जो है, जहाँ से हमको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स फर्दर जो फॉर्म होंगे मिल्क से, अगर हमको मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है तो मतलब हमारे एनिमल्स का जो फूड है वो भी बेटर होना चाहिए। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉडर मिलता है, तो उनको बोल देते हैं फॉडर क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, फॉडर, जो फर्दर किसके लिए यूज़फुल है, एनिमल्स के लिए यूज़फुल है। बिकॉज एनिमल्स भी तो अपना नरिशमेंट के लिए उनको भी तो फूड चाहिए ना, उनका भी तो ग्रोथ फूड पे ही डिपेंड करता है। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब ऐसा नहीं है, ये तो हो गए कुछ असेंशियल चीज़ें। अगर इसके अलावा बात करें तो स्पाइसेस को भी हम लोग ग्रो करते हैं, बिकॉज फूड शुड बी टेस्टियर ना, इट शुड बी पैलेटेबल, कि ईजिली जब हम कोई अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, जो उसकी अरोमा होती है, जो खुशबू होती है, उसी से ही मुंह में पानी आ जाता है, तो खाने का मन भी तो करना चाहिए। अब इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मस्टर्ड, ये तो बहुत सारा सैलेड में भी होता है। आप लोग डेली सैलेड खाते हो क्या, नहीं ना, बटर पनीर मसाला भी तो खाते हो। तो वो क्या है, स्पाइसेस उसके लिए नेसेसरी है। इट मेक्स द फूड पैलेटेबल, इट मेक्स the food palatable, ठीक है जी। और कुछ स्पाइसेस हैं जिनका अपने आप में ही हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे आप आज के टाइम पे जब वी ऑल आर फेसिंग पेंडेमिक सिचुएशन ना, लेकिन हर कोई इन्फ्लुएंस करना है कि यू शुड इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में भी बहुत सारी स्पाइसेस हैं जो रोल प्ले करती हैं। फाइन, तो ये कुछ हो गया मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में और उनके फर्दर बेनिफिट्स के बारे में कि हमको किस तरीके की क्रॉप से क्या मिलता है। मेजरली जो हमारे फूड का पोर्शन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इसके लिए हम डिपेंड करते हैं ऑन द सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड। आफ्टर दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमारी डाइट का असेंशियल कंपोनेंट है, जहाँ से फर्दर क्या मिल रहा है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं।
हालांकि ये चाहिए हमारी बॉडी को इन अ लोअर अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट रिक्वायर्ड है, असेंशियल है। अगर वाइटामिन्स और मिनरल्स बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस इम्पेयर हो सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारी विटामिन रिलेटेड डेफिशिएंसी के बारे में, लाइक फॉर एन एग्जांपल हम बोलते हैं ना, जो आइज़ वीक हो गई हैं बच्चों को, आजकल जनरली चश्मा लग जाता है, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात को नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं, तो वो भी एक विटामिन की वजह से ही होता है, दैट इज़ विटामिन ए। और मिलता कहाँ से है? कैरेट से। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है। सेम फॉडर फॉर द एनिमल्स, बिकॉज अगर एनिमल्स ग्रो करेंगे तो भी तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना। एंड स्पाइसेस टू मेक द फूड पैलेटेबल, एंड ऑफ कोर्स इन सम अमाउंट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी ऑल्सो। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बाद कि ये मेजर टाइप का क्रॉप है जो जनरली हम लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोसेस में इन जो फर्दर क्रॉप्स हैं इनको एनहांस करने के लिए मेथड्स को यूज़ करेंगे, जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में। ओके, तो अब हम बात करते हैं सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सो अकॉर्डिंग टू सीजन हमने जो क्रॉप्स को डिवाइड किया तो मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज़ राबी क्रॉप एंड सेकंड इज़ खरीफ क्रॉप। थर्ड कैटेगरी और है एक यहाँ पे, वन इज़ जो कि है जेड क्रॉप। अब अगर सबसे पहले हम बात करें राबी क्रॉप के बारे में, तो बेसिकली हम जो ये क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं सीज़न से विंटर से शुरू करें तो विंटर नवंबर से अप्रैल तक का जो सीज़न रहता है विंटर सीज़न, इसमें जो क्रॉप ग्रो करती है विंटर सीजन में उसको क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप। फॉर एन एग्जांपल वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो राबी क्रॉप्स, सीजन क्या है? विंटर है। टाइमिंग क्या रहेगा? मतलब अगर मंथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये आप नोट डाउन कर लेना। आफ्टर दैट खरीफ के बारे में अगर बात करें तो वो है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न मतलब जो जून से अक्टूबर तक का ऑलमोस्ट रहता है, हालांकि ये वेरिएबल है, हार्ड एंड फिक्स नहीं है। ठीक है जी, ओके, तो इस सीज़न में जो क्रॉप ग्रो करती है, एग्जांपल्स पैडीज़ हो गए, तो ये कौन से हैं? खरीफ क्रॉप, पैडी, सोयाबीन, मेज़ एंड कॉटन। एंड थर्ड वन इज जेड क्रॉप जो कि है समर सीजन क्रॉप। समर मतलब अप्रैल टू जून, और इसमें जो मेनली जो क्रॉप ग्रो करती हैं लाइक कुकुम्बर्स हो गए, मेलन्स हो गए, मतलब रेनी सीजन से पहले तक जो क्रॉप ग्रो करती है वो कौन सी है? जेड क्रॉप। अब इसमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लो। कॉमन क्वेश्चन इसमें आते हैं। आजकल कभी कभी कुछ एग्जाम्स में जेड क्रॉप के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो दीज आर समर सीजन क्रॉप्स। ठीक है, क्लियर होगी तीसरी चीज़, तो इसको तो आप नोट डाउन कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि जिस सीज़न में जो क्रॉप मिलती है वो उसी सीज़न में ग्रो करे। जैसे अगर हम कुकुम्बर्स के बारे में बात करें तो आजकल कुकुम्बर ऑलमोस्ट हर सीज़न में अवेलेबल है, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि वो हमेशा ही पूरे 12 महीने ग्रो कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली एक टेक्निक है जिसको हम फ्रोज़न टेक्निक भी कह सकते हैं, या आर्टिफिशियली जो स्टोर करने के मेथड्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आजकल आपको कोई भी चीज़ किसी भी सीज़न में मिल जाती है, बट जो उनके ग्रो करने का टाइम है, जो उनके ग्रोथ का कल्टीवेशन का टाइम है, वो ये है। ठीक है, और हर एक क्रॉप के लिए ये क्या है? वेरिएबल है, और इसीलिए हमने क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सीजन। समर क्रॉप कौन सी है, विंटर क्रॉप कौन सी है, एंड रेनी क्रॉप कौन सी है, रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होंगी। अब कॉमन सेंस एक और छोटी सी लगाएं यहाँ पे, रेनी सीजन में मतलब ये जो क्रॉप है तो इनको मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो ये वाटर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेन पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना, बिकॉज किसी सीज़न में रेनी सीज़न तो है कि ठीक है मंथ तो जून टू अक्टूबर ही है, लेकिन कभी किसी एरिया में रेन ज़्यादा होती है, कभी किसी एरिया में रेन कम होती है, तो मतलब इनको वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वी शुड प्रोवाइड वाटर, चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड से हो चाहे वो नेचुरल मेथड से हो। ठीक है, तो ये कुछ असेंशियल फैक्टर्स रहेंगे जो एक क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्हीं फैक्टर्स के बारे में विच आर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, कि ये जो क्रॉप यील्ड है, प्रोडक्शन है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले तो
हमको क्या ध्यान देना होगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल करता है। वो नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए। लाइक वी शुड अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स for irrigation, because as we all know वाटर की स्कार्सिटी के बारे में कि वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इरिगेशन के लिए हमको कुछ नए मेथड्स अप्लाई करने चाहिए जिससे जो वाटर का वेस्टेज है वो भी कम हो और हमारा जो पर्पस है वो भी पूरा हो जाए। सेकेंडली, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। तो वी शुड यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, ये मेथड हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रॉप की अगर प्रोडक्शन हमको एनहांस करने तो वी शुड यूज़ बेटर क्वालिटी सीड्स। तो सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स should be enhanced और improved, should be improved। अब ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी से क्या मतलब है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी से मतलब है कि वो क्या हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। मतलब उनके अंदर खुद से कैपेबिलिटी हो कि वो डिज़ीज़ को रेजिस्ट कर पाएँ। ठीक है, और एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएँ। फाइन। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा वी शुड स्टोर्ड इट प्रॉपरली। स्टोरेज मेथड्स अच्छे होने चाहिए। स्टोरेज मेथड्स जैसे कि लाइक अगर पूरी क्रॉप हमारी ग्रो होगी, कल्टीवेट हो गई, फिर हमने उसको कट कर लिया और वो मार्केट में जाने के लिए रेडी है, तो जब तक वो मार्केट में नहीं गई है तब तक उसको हमको कोई प्रॉपर जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। और जो ये स्टोरेज चैम्बर्स होंगे ये क्या होने चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई भी इंसेक्ट्स ग्रो ना कर पाए, प्रेजेंट ना हो। तो वी शुड सैनिटाइज इट प्रॉपरली, अच्छी तरीके से वो सैनिटाइज्ड हो, वाटर फ्री हो ताकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज ना हो, कोई फंगस प्लांट को ना लगे। वी शुड चेक द वाटर लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। और मार्केट में जब रिक्वायरमेंट है क्रॉप का तो उस टाइम पे वो अवेलेबल होना चाहिए। ये एक मेन पर्पस है। तो क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने का, उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने का, ये कुछ हमारे मेथड्स हैं। और इन मेथड्स को हम इस जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ताकि जो हमारा पर यूनिट एरिया है उस पर यूनिट एरिया में भी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, जो एनहांसमेंट है, जो फूड का इंक्रीमेंट है वो किया जा सके। इसके लिए फर्स्ट वी शुड यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब टू एनहांस द अमाउंट। क्रॉप के अमाउंट को एनहांस करना हम लोग इसमें देखेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इसमें हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सीड्स के बारे में। ठीक है जी। एंड द लास्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स ऑन फील्ड एंड ऑल्सो इन द स्टोरेज चैम्बर। तो इसमें हम बात करेंगे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में एंड वीडिसाइड्स के बारे में।
insecticides and weedicides. ओके तो सबसे पहले अगर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बात करें कि एनहांस किस किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. वन इज़ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. सेकंड इज इरिगेशन, एंड थर्ड इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. तो इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन. और इसमें हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एनहांस करना मतलब क्रॉप के अमाउंट को इंक्रीज़ कर देना. और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की है, न्यूट्रिएंट्स की है. तो हमको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. जैसे हमको पता है ह्यूमन बीइंग को कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी है, प्रोटीन नेसेसरी है, फैट्स नेसेसरी है. ये मेजर कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, है ना. सेम ऐसा ही जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये तो उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है. और इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका उनको कम अमाउंट में ज़रूरत होती है. नेसेसरी कौन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है जी. क्लियर होगी इतनी बात. सेम इरिगेशन के मेथड के बारे में, बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स हैं, वेरिएबल हैं. कुछ हो रही है जो समर सीजन में है, कुछ है जो विंटर में है. विंटर मतलब उनको हो सकता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए हो लेकिन वाटर कम चाहिए है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ठंडे सीजन में ग्रो कर रही हैं. रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो कर रही है मतलब ऑटोमेटिकली उसको क्या है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो इरिगेशन भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, डिपेंड करता है ये प्लांट पे. सेम हम बात करेंगे इसी में ही फर्दर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में भी, कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा तरीके की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. होपफुली आपने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, बट स्टिल हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे. फाइन. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में विद क्रॉप प्रोडक्शन, विद द मेथड्स टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन.